हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हम खेत में डीएपी को डालते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जब हम किसी खेत में या किसी फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीएपी को किस तरीके से खेत में डालना चाहिए, कैसे खेत में डालना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, साथ साथ में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फसल की बुवाई से पहले ये अप्लाई किया जाएगा या फसल की बुवाई के बाद अप्लाई किया जाता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली जब किसान जो है डीएपी को किसी खेत में डालते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है गलत तरीके से डीएपी को खेत में डाल दिया, गलत खेत में डाल दिया, मतलब कि ऐसी मिट्टी जिसमें डीएपी नहीं डालना चाहिए उसमें जब आप डीएपी को डाल दोगे, गलत विधि से आप डीएपी को खेत में डाल दोगे तो इसका जो है फसल पे इसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जब आपको फसल पे इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा तो जो उत्पादन है वो उसमें कमी आएगी, या जब आप फसल पे प्रभाव नहीं दिखाई देगा तो फिर आप किसी दूसरे फर्टिलाइज़र को खरीदने जाओगे तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है और जो उत्पादन है ये कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है ना, लागत बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, जब आप एक डीएपी भी खरीद के लाए उसके बाद आपको कोई दूसरा फास्फेटिक फर्टिलाइज़र मार्केट से खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि डीएपी को कैसी मिट्टी में डालना चाहिए, कैसी मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, किस विधि से डालना चाहिए, कौन से उर्वरक के साथ हम इसे मिला सकते हैं, कौन से उर्वरक के साथ इसे हम नहीं मिला सकते। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीएपी किसका स्रोत है। डीएपी को हम कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, मतलब कि डीएपी में नाइट्रोजन भी होती है। कितनी होती है सर? 18% नाइट्रोजन होती है और इसमें 46% पाया जाता है P2O5, मतलब कि फास्फोरस। मुख्यतः ये फास्फोरस का स्रोत माना जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है। यानी कि जब हमें फसल को नाइट्रोजन के साथ साथ या फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन भी देनी हो तो हम डीएपी को सिलेक्ट करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो याद रखने वाली बात है कि ऐसी मिट्टी जिसका पीएच ज़्यादा है। आप पीएच कैसे पता करोगे, आपकी मिट्टी का पीएच कितना है? तो जब आप मृदा परीक्षण कराओगे तो मृदा परीक्षण के दौरान आपको अपनी मिट्टी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भैया मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है, मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित है, ठीक है, उपजाऊ क्षमता क्या है इसकी, सब पता चल जाएगा आपको। तो जब आप मृदा परीक्षण कराओगे तो आपको पीएच पता चल जाएगा कि कितना पीएच है। तो देखो, जिस मिट्टी का पीएच अधिक होता है उस मिट्टी में इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, जब आप डाई अमोनियम फास्फेट को देखोगे तो इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन उपस्थित होती है, वो अमोनिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इस फॉर्म में NH4। आपको ऐसे टेक्निकली हम समझा, टेक्निकली भी समझ लो और किसानों की जानकारी के लिए भी समझ लो, ठीक है। तो जब हम हाई पीएच पे इस उर्वरक को डालेंगे तो इसमें पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है अमोनिकल फॉर्म में, ये किस में बदल जाती? अमोनिया में बदल जाती। पीएच पे, हाई पीएच पे ऐसा ही होता है, अधिक पीएच पे ऐसा ही होता है। यानी पूरी नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? अमोनिया। समझे बात को? तो मतलब कि पूरी नाइट्रोजन सॉइल से अमोनिया में बदल गई। और अमोनिया क्या होती है? गैस होती है। क्या होती है? गैस। तो गैस के रूप में पूरी नाइट्रोजन बदल जाती है और ये वायुमंडल में निकल जाती है। मतलब कि हमने मिट्टी में डाला, गैस बनी और ये वायुमंडल में पहुंच गई, नुकसान हो गया आपका। मतलब कि जो आपने डीएपी डाला उसमें पाई जाने वाली नाइट्रोजन जो थी वो पौधों को उपलब्ध ही नहीं हुई। क्यों नहीं उपलब्ध हुई? क्योंकि मिट्टी का पीएच ज़्यादा था, पूरी की पूरी नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में बदल गई। तो क्या आपको वो इफेक्ट दिखाई देगा? क्या आपको फसल पे इसका प्रभाव दिखाई देगा? नहीं देगा। आपने जैसे अप्लाई किया वैसे ही लॉस हो गई, हानि हो गई, तो वो पौधों को उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है। तो हाई पीएच पे नहीं अप्लाई करेंगे और मृदा की सतह पे अप्लाई नहीं करेंगे। मृदा की सतह, इसी में आएगा ये, मृदा की सतह पर अप्लाई नहीं करेंगे। मृदा की सतह पर क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तेज़ धूप होती है, एक तो कारण ये होता है, और सतह से गैस के रूप में ये जल्दी बदलती है, तो सतह पे अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब मिट्टी में नमी ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो तब भी हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा नमी पर भी ये लॉस ज़्यादा होता है। देखो, ये लॉस 3 कंडीशन में ज़्यादा होता है। मतलब कि गैस के रूप में डीएपी तब बदलेगी जब मिट्टी का पीएच ज़्यादा होगा,
मिट्टी में नमी ज़्यादा होगी और मिट्टी का तापमान ज़्यादा होगा। तो आपको करना क्या है, मिट्टी में मिला देना है इसको, या ऐसी मिट्टी जिसका पीएच न्यूट्रल है, 6.5 to 7.5 के बीच में है, वहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसी मिट्टी है मान लो जहां पर पीएच ज़्यादा है, तो हम उर्वरक को बदल देंगे, हम डीएपी की जगह कोई दूसरा एसएसपी वगैरह यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास एक ही चॉइस है, मतलब डीएपी ही एक ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे मिट्टी में मिला सकते हो, है ना, जैसे कहते मिट्टी में मिला देंगे। यहाँ पर वो मिट्टी मिला देने के मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, ऊपर अप्लाई करके इसे सॉइल में क्या कर देना है, मिक्स कर देना है, बस इतना काम करना है। समझ में आ गई बात। तो अधिक पीएच वाली मिट्टी में हम डीएपी को नहीं डालेंगे, पीएच न्यूट्रल हो या उससे कम हो, उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है अप्लाई करने का सही तरीका, मतलब कि जब हम इसे डालते हैं, ठीक है, डालते हैं मिट्टी में, तो उसका सही तरीका क्या है। देखो हम आपको एक समझाते हैं। बेसिकली किसान क्या करते हैं, मान लो ये खेत है, आपको खेत नहीं दिख रहा होगा बट अब आप देखो दिख जाएगा। मान लो ये खेत है, किसानों ने क्या किया, इसमें छिटकवा विधि से, छिटकवा विधि जानते हो, छिटकवा विधि, जनरली डीएपी को छिटकवा विधि से किसान अप्लाई करते हैं, मतलब कि हमने डीएपी मुट्ठी भर ऐसे लेते हैं, छिटकवा विधि ऐसे 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 अप्लाई किया जाता है ना, यूनिफॉर्मली हम पूरे खेत में ऐसे फैला देते हैं। तो क्या ऐसे डीएपी डालना चाहिए खेत में? नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मिट्टी में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इसमें पाई जाने वाली फास्फोरस को अनसॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिक्स फॉर्म में, अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि ऐसा फॉर्म बना देंगे, ऐसा रूप बना देंगे जिसे पौधे एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते। तो पूरे फील्ड में जैसे ही आप दोगे वैसे ही पूरी की पूरी फास्फोरस जो है वो आपकी इनसॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अघुलनशील रूप में बदल जाएगी, क्योंकि डीएपी घुलनशील है, जल में घुलनशील है, जैसे ही डालते हैं हम वैसे ही जो है ये घुल जाती है। अब मिट्टी में बहुत सारे तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो इसको अघुलनशील रूप में बदल देते हैं, तो पूरे खेत में इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। कब अप्लाई, मतलब कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, मान लो ये हमने कोई एक फसल लगा दी, हमने मान लो मक्का कह दिया, हमने ये मक्का लगा दी और एक मक्का की एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है। मक्का की एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी मान लो हमने कह दिया 75 सेंटीमीटर है ना। तो क्या आपको पूरे में अप्लाई करना चाहिए डीएपी? पूरे में नहीं सर, पूरे में नहीं। हम कहाँ अप्लाई करेंगे? रो के पास में, यहां पर, ठीक है, रो पे अप्लाई करेंगे। ठीक, एक तो ये सही तरीका हो गया। दूसरा सही समय क्या होता है? सही समय का मतलब है कि हम पूरी की पूरी फास्फोरस जो है, पूरी की पूरी डीएपी बुवाई के समय अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे सर? बुवाई के समय। हम फसल के, जैसे मान लो खड़ी फसल में इसे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मृदा की सरफेस पे ये रह जाती है, तो पूरी तरह से घुल नहीं पाती है, क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो ये घुलेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाना पड़ता है हमें। तो बुवाई के समय पूरी की पूरी हम फास्फोरस जो है या पूरी की पूरी डीएपी हम डाल देते हैं। मान लो आप किसी फसल की अवस्था पे डालना चाहो तो कोई मतलब नहीं है, पौधे पूरी तरह से उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पौधे को उस समय ज़्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तो एकदम से तो मिल नहीं जाएगा, ठीक है, या पूरा नहीं मिल पाएगा। तो जितनी भी आपको डीएपी है वो बुवाई के समय डालनी चाहिए, बुवाई के बाद इसे नहीं डालेंगे। तरीका हमने आपको बता दिया है, छिटकवा विधि नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसे जो फसल की पंक्ति है उसके पास में इसको डालेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बैंड प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड प्लेसमेंट। तो दूसरा अप्लाई करने का सही समय क्या है? बुवाई के समय है, बुवाई के बाद इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तीसरा, जिंक उर्वरक के साथ मिश्रण न करें, क्योंकि इसमें फास्फोरस प्रेजेंट होती है, तो फास्फोरस जब जिंक के साथ मिलती है वो क्या होती है, जिंक फास्फेट बना लेती है। जिंक फास्फेट क्या है? अघुलनशील है, घुलनशील है ही नहीं, अघुलनशील होता है। तो अघुलनशील जो है पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, समझे बात को, उपलब्ध नहीं होता है, यह पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। तो हम जो है जिंक उर्वरकों के साथ इसे अप्लाई मिक्स नहीं करेंगे, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, इनके साथ मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो ये जैसे ही मिक्स करेंगे वैसे जिंक फास्फेट बन जाएगा और ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। बहुत ही बेसिक है। तो तीसरा आपका ये हो गया कि भाई तीसरी सावधानी ये है। इसके बाद ज़्यादा मात्रा में अप्लाई ना करें।
ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसे अप्लाई ना करें, जितनी रिकमेंडेड डोज है, जितना हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही अप्लाई करें। ज़्यादा अप्लाई करने से क्या होगा, ध्यान से सुनो, ज़्यादा अप्लाई करने से क्या होगा कि जो सॉइल में कैल्शियम प्रेजेंट है तो कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, एल्युमिनियम फास्फेट बन जाएगा, पूरा फास्फोरस, ठीक है, आयरन फास्फेट बन जाएगा, है ना, जिंक फास्फेट बन जाएगा। ये सभी जो है वो अघुलनशील रूप होते हैं, अघुलनशील, ठीक है। तो अगर इनकी मात्रा जो है वो मृदा में बढ़ जाएगी। जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, एक चीज सोचो आप, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी मतलब ये अनुपलब्ध है। तो पहले पौधों को कैल्शियम उपलब्ध हो रहा था, पहले पौधों को आयरन उपलब्ध हो रहा था, पहले पौधों को जिंक उपलब्ध हो रहा था। जब ये उपलब्ध हो रहे थे, हमने क्या कर दिया, ज्यादा मात्रा में डीएपी डाल दी। अब डीएपी में फास्फोरस, अब जैसे ही फास्फोरस रिलीज होगी, जैसे ही फास्फोरस डीएपी से सॉल्युबल होगी, घुलेगी, तो ये अपने फास्फोरस को रिलीज करेगी। फास्फोरस बाहर आएगा तो ये क्या बना लेगा, आयरन फास्फेट, जिंक फास्फेट। अब आयरन जो है, अब ये कंपाउंड बन गए, अब ये तो पौधों को उपलब्ध ही नहीं है। तो मृदा में क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, इन सब की कमी हो जाती है जब हम ज़्यादा मात्रा में डीएपी को अप्लाई करते हैं। तो दूसरे पोषक तत्वों को भी कम कर देता है। इसीलिए डीएपी की ज़्यादा मात्रा अप्लाई नहीं करनी चाहिए। जितनी रिकमेंडेड डोज है सिर्फ हम उतनी अप्लाई करें, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी कही गई है कि इस फसल में इतनी डीएपी डालनी चाहिए तो हम उतनी ही डीएपी डालेंगे। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अप्लाई करने का सही तरीका ये हम आपको बता चुके हैं। इसे हम क्या कहेंगे, बैंड प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बैंड प्लेसमेंट। इसको कैसे समझोगे, हमने आपको बता दिया है कि पूरे खेत में अप्लाई न करके हम इस उर्वरक को उसी पंक्ति में डालेंगे जिस पंक्ति में फसल की बुवाई की गई है। हम इस वाले एरिया को अवॉइड करेंगे, इस वाले एरिया को जो इंटर स्पेस है यहाँ पर नहीं देंगे, हम सिर्फ इसी फसल के आसपास अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ये है सही तरीका, पूरे में अप्लाई नहीं करेंगे, समझे बात को, नहीं तो वही अघुलनशील रूप में बदल जाएगी पूरी फास्फोरस और फिर आपको और भी मात्रा में डीएपी डालनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें, जब भी आप अपने खेत में डीएपी को डालें, इन 5 बातों को ध्यान रखें। सबसे पहली बात हमने आपको बताई है कि ऐसी मिट्टी जिसका पीएच बहुत ज़्यादा है उसमें डीएपी को अप्लाई ना करें। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि जिंक उर्वरकों के साथ इसे मिक्स ना करें। तीसरा हमने आपको पॉइंट बताया है कि इसको बुवाई के समय पूरा दे दें, बुवाई के बाद इसे अप्लाई ना करें। चौथा पॉइंट हमने आपको इसमें बताया है बुवाई का समय, मतलब कि बुवाई के समय ही जो है वो अप्लाई कर दें, मतलब सही तरीका और सही मेथड, ये दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।